हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी का पहले तो मतलब जान लेते हैं। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? परिभाषा के रूप में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिक का जो इंग्लिश में है वो जेनेटिक्स है, और ये जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने दिया था। और ये जेनेटिक शब्द जो बना है ग्रीक शब्द जीन से बना है, और ये 1905 में दिया था बैटसन ने। अब पढ़ते हैं आनुवांशिक लक्षण। सजीवों में जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को ही हमें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसके बाद है आनुवंशिकी या आनुवंशिकता या वंशागति। इंग्लिश में हो गया हेरेडिटी। वंशागति का मतलब या आनुवंशिकता का मतलब यही होता है कि ये जो आनुवंशिक लक्षण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं। आगे से आगे पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इन लक्षणों को ही मतलब संचरण होना, लक्षणों का संचरण होना वंशागति कहलाता है। ये जो हेरेडिटी शब्द है ये स्पेंसर ने दिया था। अब हम जान लेते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है? मेंडल के बारे में जीवनी है या मेंडल की जीवनी है, वो देखेंगे हम। मेंडलवाद ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। वो नियम थे, 3 नियम दिए थे इन्होंने। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे इन्होंने, प्रतिपादन किया था इनका, इसलिए इनको वंशागति का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी, कई बार पूछ लिया जाता है, 1884 में जन्म हुआ था, 22 जुलाई 1822 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के हेजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था।
कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। 1842 में इन्होंने फिलॉसफी में डिग्री हासिल कर ली थी, यानी कि दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। और फिर 1843 में ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में एक चर्च में पादरी बने। पादरी का मतलब होता है धर्म गुरु। उसी चर्च के उद्यान में इन्होंने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। उद्यान मटर, ध्यान रखना, इन्होंने कौन से मटर पे प्रयोग किए? उद्यान मटर पे। और इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम, ये भी पूछ लिया जाता है, पाइसम सटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मटर का बॉटनिकल नेम। और कौन से मटर पे किया? उद्यान मटर पे। इन्होंने 7 प्रयोग किए, 7 वर्षों तक। सात वर्षों तक इन्होंने संकरण प्रयोग किए। किस पे किए? उद्यान मटर पे, ध्यान रहे, उद्यान मटर। इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर, इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए। आनुवंशिकता के नियम दिए और इन नियमों को ही मेंडलवाद कहते हैं। ये पूरी इसकी जीवनी इसमें आ गई कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई। और इनका जन्म ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और 1843 में ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में एक चर्च में पादरी बने और उन्होंने उसी चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पर, यानी कि मटर पर उन्होंने संकरण प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर जो परिणाम आए, फिर उन्होंने 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब हम जान लेते हैं इनकी सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण देखेंगे। मेंडल की सफलता के कारण 3 कारण थे। पहला कारण, इन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा, इन्होंने मटर के पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। तीसरा है, इन्होंने जो संकरण प्रयोग किए थे उनके जो आंकड़े थे उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तो ये 3 इनकी सफलता के कारण थे। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, इन्होंने मटर के पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया और इनके जो संकरण प्रयोग थे उनके जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण किया, सांख्यिकीय विश्लेषण किया, वो भी सावधानी पूर्वक किया। अब देख लेते हैं मटर का चयन क्यों किया इन्होंने।
मटर के पादप का चयन, मटर के पादप का चयन क्यों किया, मतलब कि मटर में ऐसी क्या खास बात है कि इन्होंने मटर का पादप भी चुना। तो देखेंगे 4 इसके कारण हैं। पहला तो ये 1 वर्षीय था, मटर 1 वर्षीय था, तो 1 वर्षीय होने के कारण एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन आसानी से किया जा सकता था। दूसरा था इसका जो पुष्प था वो द्विलिंगी पुष्प था, यानी 2 लिंग थे उसमें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इन्होंने द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता है और उससे समयुग्मजी या शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता था। तीसरा था विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण, कृत्रिम परपरागण आसानी से करवाया जा सकता था। और चौथा था कि मटर का जो पादप है उसमें 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षणों के जोड़े, विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। वो जोड़े हम यहां ऊपर देख लेते हैं, कौन से थे 7 जोड़े, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मटर के पादप का चयन क्यों किया, 1 वर्षीय होने के कारण, द्विलिंगी होने के कारण पुष्प है, जो मटर का पुष्प है वो द्विलिंगी होता है, तो उसमें स्वपरागण की क्रिया के द्वारा समयुग्मजी और शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता था। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण किया जा सकता था और मटर में 7 विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो वो हम जोड़े ऊपर देख लेते हैं एक बार। मटर पादप के लक्षण हो गए, यहां प्रभावी लक्षण हो गया और यहां अप्रभावी लक्षण कर देते हैं अपन। तो देखिए पहला जो लक्षण था वो ले लेते हैं अपन, पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई। तो प्रभावी लक्षण इसमें लंबा हो जाएगा और अप्रभावी बोना हो जाएगा। दूसरा लक्षण हमारा पुष्प की स्थिति, तो प्रभावी हो जाएगा इसमें कक्षीय और अप्रभावी हो जाएगा अग्रस्त। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति। तो अच्छी फली की आकृति आपको पता है कैसी होती है, फूली हुई होती है और ये संकीर्णित होती है। चौथा है पुष्प का रंग, तो प्रभावी में हो जाएगा बैंगनी और अप्रभावी में हो जाएगा वाइट, सफेद। पांचवा अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग हो जाएगा प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला। छठा लक्षण हमारा पुष्प का रंग हो गया बीज, बीज का रंग प्रभावी में हो जाएगा पीला और अप्रभावी में हरा। इसी प्रकार से हमारा लास्ट है सातवां, बीज की आकृति। यह हो जाएगा गोल, प्रभावी है गोल
और ये हो गया अप्रभावी में झुर्रीदार। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। जैसे लंबा का विपरीत हो गया बोना, कक्षीय का अग्रस्त, फूलीवी का संकीर्णित, बैंगनी का सफेद, हरा का पीला, पीला का हरा और गोल का झुर्रीदार। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण है जो मटर के पौधे में पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज। पुनर्खोज। तो मेंडल के जो नियम थे वो 35 वर्ष तक कई वैज्ञानिकों के द्वारा उपेक्षित रहे। तो फिर इन्होंने हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमेक ने पृथक पृथक रूप से कार्य किया और सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। ध्यान रहे, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज इन 3 वैज्ञानिकों ने की। हॉलैंड के थे ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन सेरमेक। कभी की 1900 में। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आनुवांशिक शब्दावली। आनुवांशिक शब्दावली। मेंडल ने आनुवांशिकता के जो नियम बताए उसमें कुछ शब्द बताए गए हैं या जोड़े गए हैं, तो उनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। पहला है जीन। जीन किसे कहते हैं कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है वो जीन कहलाता है। दूसरा ले लेते हैं हम यहां युग्म विकल्पी। जैसा कि शब्द हमारा युग्म यानी जोड़ा, हम जोड़ा लेंगे तो ये जो एक कारक को या एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन था, इसके जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। इनको एलील भी बोलते हैं। जैसे लंबा कैपिटल टी कैपिटल 2 युग्मक हो गए और बोना के लिए स्मॉल टी ही। तो ये युग्म विकल्पी। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां ले लिया समयुग्मजी। समयुग्मजी तो वही होता है कि एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो विपर्यासी है जीन 2 विपर्यासी स्वरूपों में पाया जाता है। यदि वो समान है तो वो समयुग्मजी हो गया। जैसे लंबा, इसमें समान देखिए कैपिटल टी और बोना के लिए स्मॉल टी, तो ये दोनों समान है इसलिए ये समयुग्मजी हो गया। इसी प्रकार से इसका उल्टा होता है विषम युग्मजी। चौथा ले लेते हैं यहां विषम युग्मजी। उसमें इसका उल्टा हो जाएगा कि जो जीन 2 विपर्यासी स्वरूपों में है तो वो जैसे समान में है तो समान हो गया, और विषम में है एक कैपिटल हो गया और एक स्मॉल हो गया। है ये लंबाई,
है ये लंबाई, लेकिन ये अशुद्ध लंबा है और इसे हम विषम युग्मजी कहेंगे। अब लेते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, इसमें क्या होता है कि एक संकरण में एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। एक संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण, तो द्वि में क्या हो जाएगा, एक संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। इसी प्रकार से त्रिसंकरण में, त्रिसंकर संकरण में तीन लक्षण हो जाएंगे, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। और बहु में बहु संकर संकरण में बहुत सारे लक्षणों का, बहुत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो वो हो गया बहुसंकर संकरण। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में एक एक, हम और लेते हैं यहां। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, इसमें क्या होता है कि F1PD का संकरण, F1PD का संकरण, F1PD का संकरण, संकरण का मतलब मिलाना होता है। F1PD का संकरण अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले, लक्षण प्रारूप वाले जनक से करवाया जाता है, तो वो परीक्षण संकरण हो गया। इसी प्रकार का एक और होता है संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। इसमें भी यही होता है कि F1PD का संकरण, F1PD का संकरण है, जो जनक थे हमारे प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, इन दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, तो वो हो गया संकर पूर्वज संकरण। अब हम एक और ले लेते हैं, प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी। प्रभावी लक्षण, किसी सजीव की, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है, वो उसकी बाह्य प्रतीति होगी, तो वो कहलाएगा प्रभावी लक्षण। सॉरी ये गलत हो गया। प्रभावी लक्षण क्या होता है कि वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त करता है, अपने आप को व्यक्त करता है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और दूसरा हो जाएगा इसका अप्रभावी। अप्रभावी में क्या हो गया कि F1PD में वह लक्षण जो F1PD में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, वह हो गया अप्रभावी लक्षण। इसके और हैं कुछ शब्द, वो और देख लेते हैं। लक्षण प्रारूप, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, यानी कि उसके बाह्य लक्षणों के आधार पे उसको देखा जाता है, तो वो हो गया उसका लक्षण प्रारूप। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं जीन प्रारूप। इसमें क्या हो जाएगा, किसी सजीव की आनुवंशिकीय,
आनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे ये लंबा है और ये भी लंबा है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ये समयुग्मजी लंबा और ये विषम युग्मजी लंबा है, दोनों लंबी, लेकिन ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इसी प्रकार से हम F1PD और F2PD भी देख लेते हैं क्या होते हैं। F1PD F1PD क्या होती है कि जनकों का जो संकरण करवाया जाता है, जनकों का जो संकरण करवाया जाता है उससे प्राप्त संतति, उससे प्राप्त संतति को F1PD कहते हैं, यानी कि प्रथम पीढ़ी। इसी प्रकार से हो जाएगा F2PD, यानी कि प्रथम पीढ़ी। F1PD से प्राप्त संतति पीढ़ी को F2PD कहते हैं। F1PD हो गया, F2PD इसका दूसरा मतलब F1 का ही हम संकरण करवाएंगे तो हमें दोबारा प्राप्त होंगे, वो फिर F2PD हो जाएगी। आपने देखा भी आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिकता, मेंडलवाद, फिर आनुवंशिक में जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो एक एक शब्द आपको बता दिए गए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।